किसी को कुछ पूछना है कि आगे बढ़ें? किसी को कोई डाउट हो जल्दी पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी पूछिए। चलिए तो पढ़ते हैं ना। तो आपका आता है मेथड ऑफ डिजाइन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट। कौन कौन से मेथड से हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन कर सकते हैं। नाम हम सबके जानेंगे, मेनली आपको दो ही मेथड जानना है, एक जीआई मेथड मतलब ग्रुप इंडेक्स मेथड, और दूसरा आपका सीबीआर मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। तो दो ही मेथड बेसिकली हैं। उसमें भी आपको बताया था जब सीबीआर टेस्ट पढ़ा रहे थे कि जो मेन मेथड हमारे लिए है वो सीबीआर मेथड है। तो नाम पहले सबका जान लेते हैं। तो इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी आता है इम्पीरिकल मेथड। इम्पीरिकल मेथड, अब इम्पीरिकल मेथड कहने का मतलब क्या होता है? आनुभाविक, अनुभव, जो अनुभव के आधार पर मैं बहुत बार कहा हूँ कि मैक्सिमम फार्मूले जो आपको मिलता है वो आपको आनुभाविक फार्मूले ही मिलते हैं। तो इसमें भी आपका आता है इम्पीरिकल मेथड। इम्पीरिकल मेथड के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आपको पढ़ने हैं? इम्पीरिकल मेथड के अंतर्गत आपको आता है जीआई मेथड। जीआई मेथड फुल फॉर्म इसका क्या है? ग्रुप इंडेक्स मेथड। ग्रुप इंडेक्स मेथड। दूसरा आता है सीबीआर मेथड। सीबीआर मेथड, सीबीआर आपका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है नहीं, सीबीआर पहले जान चुके हो आप लोग, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तीसरा आपका आता है स्टेबिलोमीटर मेथड। स्टेबिलोमीटर मेथड के बाद अगला आता है मैकलिड मेथड। तो ये चार मेथड आपके आते हैं किसमें? एम्पिरिकल मेथड के अंतर्गत। और हमें जो है इन्हीं दो मेथड को फोकस करना है। और उसमें भी हमारा जो मेन मेथड है, हमने पहले बताया था फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन के लिए जो मेन मेथड, वेरिएबल ट्रैफिक का कोई वो नहीं है एनालिसिस, वो एक कॉन्सेप्ट था कि हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। रवि यादव तो उसमें परेशान दो ही था, एक फिक्स्ड ट्रैफिक अप्रोच और दूसरा आपका फिक्स्ड व्हीकल अप्रोच। वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो दोनों का संयुक्त रूप से भी हम फॉलो कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसका प्रयोग होता नहीं। हमने बता भी दिया था जो लास्ट वाला मेथड आपने पढ़ा था प्रयोग मेनली उसी का होता है। चलिए तो आपका आता है ये चार मेथड, नोट कर लीजिएगा। अभी मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। एम्पिरिकल मेथड के अंतर्गत ये सब आते हैं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है भैया कौन कौन से मेथड हो, तो मेथड का नाम आपको जानना जरूरी है, नाम आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आता है सेमी एम्पिरिकल मेथड। सेमी एम्पिरिकल मेथड, और सेमी एम्पिरिकल कह रहा है तो इसको सेमी थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? सेमी थ्योरेटिकल मेथड। सेमी थ्योरेटिकल मेथड, और सेमी थ्योरेटिकल मेथड के अंतर्गत हमारा आता है सिर्फ एक और एक ट्राई एक्सियल मेथड। ट्राई एक्सियल मेथड। और अगला आपका आता है थ्योरेटिकल मेथड। और थ्योरेटिकल मेथड के अंतर्गत आपका आता है बर्मिस्टर मेथड। तो ये सारे मेथड आपके हैं। मेथड जल्दी से नोट कर लीजिएगा। थर्ड वाला क्या लिखा? थर्ड लिखा स्टेबिलोमीटर मेथड। स्टेबिलोमीटर मेथड ना, जल्दी से नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं, दो मेथड हमें पढ़ना है, एक जीआई मेथड के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है सीबीआर मेथड के बारे में। नोट हो गया? बर्मिस्टर, बर्मिस्टर मेथड,
बर्मिस्टर मेथड। पुराने लेक्चर नहीं आ रहे हैं, कोचिंग बताए भैया, एक ही चीज़ आप लोग रोज़ पूछते हो। आप नवीन सर पूछ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, तो नवीन सर से काहे नहीं डिस्कशन किए, या कोचिंग के नंबर पे फ़ोन करके डिस्कशन करिए। चलिए अब समझते हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड के बारे में। ग्रुप इंडेक्स मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड आपका सॉइल में भी मिलता है, जीआई मेथड, और इसका फार्मूला दिया जाता है। अच्छा आ गया पुराना लेक्चर, आ गया तो पढ़िए। GI इक्वल टू है 0.2a, GI का फार्मूला दिया गया है 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, 0.01 BD। GI इक्वल टू 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। तो ध्यान दीजिएगा फार्मूले अगर इसे भूलने लगा तो एक इसका ट्रिक भी है कि आप क्या काम करोगे, इसमें 40 से भाग दोगे। जब 40 से आप भाग दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, इसमें फिर 20 से आप जैसे गुणा करोगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब समझ लेते हैं इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ए क्या चीज़ होता है, ए होता है P-35, P-35, और P आप जानते हो क्या चीज़ है। P आपका है जो भी हमारे पार्टिकल हैं वो 75 mm से कितने पास करेंगे। अब इसको मैं लिखता हूँ, क्या है लिख ही देता हूँ पहले। P का मान ही P है सॉइल पोर्शन पासिंग परसेंटेज ऑफ सॉइल पोर्शन पासिंग थ्रू 0.075 mm सीव। ध्यान दीजिएगा P क्या है, परसेंटेज ऑफ सॉइल पोर्शन पासिंग थ्रू 0.075 mm सीव। तो यहाँ से हम उसको अगर प्राप्त किए रहेंगे तो P माइनस P में से हम 35 को घटा देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा उसके स्थान पर हम A के स्थान पर रख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका मान 40 से ना होने पाए, इसका मान 40 से ना होने पाए। किससे नहीं होने पाए, 40। तो देखते हैं ये बात आपको समझ में आती है चीज़ें कि नहीं। 40 से ना होने पाए हम करें, हमारे लिए 42 आ गया, हमारे लिए ए का मान आ गया 42। सपोज करिए कि ए का मान आ गया 42, तो 40 कह रहा 40 से ज़्यादा नहीं रखना है, तब ए के स्थान पे कितना रखोगे बताइए। चालीस कितना रखोगे, 40। जब इससे ज़्यादा मतलब क्या है, मैक्सिमम लिमिट बता दिया, तो उससे आगे तो रखना ही नहीं है। तो जो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा कुछ भी आए, 100, 200, 500, 1000, 2 करोड़, ये आपको उठा कर रखना है चल से। चलिए इतनी बात समझ में आई, तो बी निकाल लेते हैं। बी क्या चीज़ है, बी है P-15, वही सेम चीज़। P में से हम 15 घटाएंगे और इसका मान भी 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। वही सेम केस इसमें भी लगेगा, इसका मान 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद C आपका आता है WL-40। C क्या है, WL-40, जहाँ WL क्या है, WL है लिक्विड लिमिट। WL क्या चीज़ होता है, लिक्विड लिमिट होता है। और इसका मान भी ध्यान रखिएगा कि इसका मान जो है 20 से ज़्यादा ना होने पाए, इसका मान 20 से ज़्यादा ना होने पाए। फिर वही केस आता है कि 20 से ज़्यादा होगा तो हम वही 20 उठा कर रख देंगे। इसके अलावा D है, D आपका होता है IP -10, और इसका मान भी 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। IP क्या है, IP है आपका प्लास्टिक लिमिट।
आईपी क्या है? प्लास्टिक लिमिट। तो इस तरीके से हम ए बी सी डी का मान निकालेंगे, और जब ए बी सी डी का मान निकलेगा तो ये सारी चीज़ें इसमें रख देंगे, तो आपको जी आई का मान मिल जाएगा। अब जो जी आई का मान होगा उसका मान जो है, हाँ सॉरी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, लिमिट में बोल दिया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, सॉरी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, WP से शो किया जाता है, प्लास्टिक लिमिट को WP से शो किया, IP अगर शो किया जा रहा है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स सही है आपका। चलिए तो आप समझते हैं चीज़ों को। अब ये चीज़ जो हमें A B C D मिल जाएगी, हम इसी में उठा के वैल्यू को रख देंगे, और रखने के बाद आपका हम GI का मान निकाल लेंगे। तो एक चीज़ हमेशा जानिए, जब ये सारी चीज़ें आपने लिमिट रखता हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है, पहले ध्यान दीजिएगा, मान मैक्सिमम और मिनिमम का आता है कॉन्सेप्ट, उसको भी बहुत रटना नहीं है आपके लिए। चलिए P क्या है? P कहाँ है? P, अच्छा P तो लिखा हूँ, पहले ही P लिखा हूँ, सॉइल पोर्शन पासिंग थ्रू 0.07 mm सीव। चलिए आप समझिएगा, एक स्थिति ऐसे आ सकती है कि A का मान भी 0 हो जाए, B का मान भी 0 हो जाए, C का मान भी 0 हो जाए, और D का मान भी 0 हो जाए। A B C D चारों के मान 0 हो जाए तो GI कितना मिलेगा बताइए जल्दी। IP लिखा हूँ मालिक, प्लास्टिसिटी इंडेक्स भैया, सब चीज़ लिखा हो, फिर भी आप लोग कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब GI की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? GI की मिनिमम वैल्यू आप प्राप्त कर लिए, कितनी आ सकती है? 0। GI की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 0। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। अब मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो A के स्थान पर हम मैक्सिमम कितना लेंगे? A के स्थान पर हम मैक्सिमम लेंगे 40, B के स्थान पर हम मैक्सिमम कितना लेंगे? 40, C के स्थान, ये मैक्सिमम ही था, इससे ज़्यादा हमको रखना नहीं था, C के स्थान पर हम रखेंगे 20, और D के स्थान पर भी हम रखेंगे 20। रख के बताइए मैक्सिमम कितना आएगा? रख के बताइए। .2 इंटू 40 प्लस 0.005 इंटू 40 इंटू 20 प्लस 0.01, 40 इंटू 20, यही सॉल्व करना है। मैं वैल्यू आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन आप उसको रटते, ये रटना नहीं ना, इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि किसी चीज़ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। कितना आ रहा? 20। कितना आ रहा है? 20। तो मैक्सिमम कितना? 20। मिनिमम कितना आपको मिला था? मिनिमम आपको मिला था 0, और मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20। तो क्या निष्कर्ष निकला कि GI की जो वैल्यू मिलेगी वो GI कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 0 से 20 तक। अब रेंज हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से 20 तक। GI का मान जो मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 0 से 20 तक। क्लियर इतनी बात? अब 0 से 20 तक हमें GI का मान मिलेगा। आप समझते हैं GI का जो मान मिलेगा इसका मतलब क्या है? GI का जो मान हमें मिलने वाला है इसका मतलब क्या है? GI का बढ़ना शो करता है कि जो आपकी मृदा है वो कमज़ोर है। GI का बढ़ना शो करता है कि सॉइल आपकी कमज़ोर है। अगर सॉइल आपकी कमज़ोर है तो बताइएगा पेमेंट की थिकनेस हमें ज़्यादा रखनी होगी कि कम रखनी होगी? हाँ, D का वैल्यू 20 रखोगे तो 20 से तो रखा गया है, ये 20 नहीं रखा गया है। चलिए समझ में आ रही बात? तो आपका वैल्यू जो है हमेशा
ज़्यादा रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर यार, वैल्यू आपकी ज़्यादा रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे जीआई का मान जो है आपका बढ़ेगा, थिकनेस का मान बढ़ता जाएगा। और कितना रखना होगा इसके लिए एक टेबल दिया गया है, वो टेबल मैं बना देता हूँ, वो टेबल आप नोट कर लीजिए। टेबल जो है नोट कर लीजिए। आईआरसी ने एक टेबल दिया है कि जीआई का मान बढ़ते जाने पर उसका मान कितना होता जाएगा, उसके लिए टेबल दिया गया है। क्या टेबल दिया गया है? इधर आप लिखेंगे जीआई वैल्यू, इधर क्या लिखेंगे? टोटल थिकनेस सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू लिखी जाएगी वो सेंटीमीटर में। 0 पर हमें जो चाहिए होगा 22 सेंटीमीटर, 5 पर हमें चाहिए होगा 35 सेंटीमीटर, 10 पर हमें चाहिए होगा 43 सेंटीमीटर, 15 पर हमें चाहिए होगा 48 सेंटीमीटर और 20 पर चाहिए होगा 52 सेंटीमीटर के बराबर। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब अगर जीआई का मान 0 है तो थिकनेस आप लेके चलोगे 22 के बराबर। अगर आपका मान 5 है तो लेके चलोगे 35 के बराबर। अगर 10 है तो लेके चलोगे 43 के बराबर। 15 है तो लेकर के चलोगे 48 के बराबर। ABCD गधा कितनी बार कहे लिखा नहीं है? सोते रहते हो क्या यार? गोपाल शर्मा, इरिटेट करने लगते हो यार आप लोग। ABCD क्या है, P क्या है, WL क्या है, IP क्या है, सारी चीज़ें लिख के बैठे हैं, फिर पूछ रहे हो क्या है। तो आपका ये सारी वैल्यू जो है आपको मिलती है। अब बातें आती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 0 मिल जाए, एग्जैक्ट 5 मिल जाए, एग्जैक्ट 10 मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लो 3 आ गया, जीआई का मान 3 आ गया। अब जीआई का मान 3 आ गया तो टेबल में देखोगे 3 की वैल्यू नहीं दी गई है। कोई बात नहीं, 0 की वैल्यू तो पता है, 5 की वैल्यू पता है, तो इंटरपोलेशन मेथड से हम वैल्यू का मान निकाल लेंगे। कैसे इंटरपोलेशन मेथड से? भाई 5 बढ़ने पर हमें 13 बढ़ाना होगा, तो 1 बढ़ने पर कितना बढ़ाना होगा, तो 3 बढ़ने पर कितना, चाहे एक नियम बताइए और चाहे इंटरपोलेशन समझिए, उससे हमारा वैल्यू निकलता हुआ चला जाएगा। समझ में आई बात इतनी? इस पे एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, जल्दी सॉल्व करिएगा। समझ में इतना आ गया? इतने में किसी कोई डाउट? जल्दी पूछिए कि न्यूमेरिकल सबका सही आना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए न्यूमेरिकल नोट करिए। क्वेश्चन है ए सॉइल सबग्रेड, ये सॉइल सबग्रेड सैंपल कैलकुलेटेड फ्रॉम द साइट was analyzed and results obtained are given below। क्या क्या रिजल्ट निकाल के आया गया जो साइट पे हमने टेस्ट किया हुआ है? पहला रिजल्ट आया कि सॉइल पोर्शन पासिंग थ्रू 0.075 mmC, चाहे 0.075 है, चाहे आपका जो है बोला जाए 75 माइक्रोन, दोनों बात वही है। क्लास की टाइमिंग होती है 9:30 बजे। बात समझ में आई? नाम कुछ नहीं है ABCD के यार, नाम क्या, अपना नाम रख लो, A से कुछ रख लो, B से कुछ रख लो, C से कुछ, D से कुछ रख लो अपने हिसाब से। 9:30 बजे टाइमिंग है, बाकी
नवीन से जितना लेट करवा दें उसी हिसाब से चलता है। चलिए 75 में 0.075 तो आपका इसका मान जो आपका है वो कितना है 60% के बराबर। दूसरा है आपका लिक्विड लिमिट, वो है आपका 45% के बराबर। और तीसरा है आपका दिया है प्लास्टिक लिमिट, कितना है 23% के बराबर। अब बात आती है, क्या कह रहा है आगे, डिटरमाइंस द ग्रुप इंडेक्स ऑफ सबग्रेड एंड डिजाइन पेवमेंट थिकनेस using group index method using चलिए तो इस तरीके से आपको जो है निकालना है। आईपी आपका किसके बराबर होता है, आईपी जल्दी बताओ। प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके बराबर होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके बराबर होता है बताइए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसके बराबर होता है, सॉइल में आप पढ़ते हो WL माइनस WP के। WL मतलब लिक्विड लिमिट और WP मतलब प्लास्टिक लिमिट। तो WL और WP तो दिया ही गया है, तो IP नहीं निकल जाएगा, आपको हर चीज बना बनाया मिलेगा। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए, 5 मिनट का समय है, जल्दी सॉल्व करके बताइए। निकाले, निकला मालिक। एक लोगों का रहा 11.425, 14.425। क्या निकालना है, GI ही थोड़ी निकालना है, थिकनेस निकालना है। आगे लिखा है GI ऑप्शन एंड डिजाइन पेमेंट थिकनेस, थिकनेस भी निकालना है। थिकनेस निकाल के बताइए, GI निकाल के तीर थोड़े मार लिए।
चलो देखो, सबसे पहले हमें निकालना है, इस निकाल देता हूँ जहाँ फार्मूला लिखा है। देखिए कह रहा है कि a का मान आपको रखना है किसके बराबर, p माइनस 35। कुछ नहीं देखना है, p कितना दिया गया है उसको ढूंढो। p आप पा रहे हो कितना दिया गया है 60%, तो आपको क्या काम करना है 60% लेना है। आया, क्या करोगे 60 में से आप घटाओगे 35, 60 में से 35 घटाए तो कितना मिला, आपको मिलेगा 25। ऐसे ही 60 में से आप घटाओगे 15 को तो आपको मिलेगा 45, लेकिन इसका मान जो है 40 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो हम इसका मान उठा के रखेंगे 40। ऐसे लिक्विड लिमिट कितना दिया गया है, लिक्विड लिमिट आपको दिया गया है 45, लिक्विड लिमिट दिया गया है 45, तो हम 45 माइनस 40 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। आईपी निकालेंगे, आईपी कितना आएगा, आईपी आप निकालोगे तो आईपी आपको मिलेगा 45 माइनस 23 आपको मिलेगा 22। 22 में से 10 घटाएंगे, 22 में से 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12। यही सारी चीज़ें उठा के हमें रख देनी है, तो रख दीजिए 0.2a, a के स्थान पर है 25 प्लस 0.005, 25 गुणे 20, सॉरी 45 है ना, 45 में से 46 गया है 5 होगा, यहाँ से आपको मिलेगा 5 प्लस 0.01 BD, B के स्थान पर है हमारा 40 और D के स्थान पर है 12। इसको सॉल्व किए हैं आप लोग तो आया है 10.425, मैक्सिमम लोग के आ रहा है 10.425। तो चलिए जब हमें GI मिल गया तो टेबल पर बढ़े, तो हम क्या पा रहे हैं भैया, यहाँ पर 10.425 की कोई कहानी नहीं है, तो कहानी किसकी है, 10 की है। 10 पर कितना है 43 है, 15 पर कितना है 48 है, 5 बढ़ने पर कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ने पर बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 GI बढ़ने पर बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो 0.425 बढ़ने पर कितना बढ़ेगा, 0.425 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारा काम आसान हो गया, जो 10 पे हमारी वैल्यू थी 43, उसी में हम 0.425 ऐड कर देंगे, तो 10.425 के लिए कितना हो जाएगा, 10.425 के लिए वैल्यू हो जाएगी 43.425। यही निकल के आ रहा है। सतीश कुमार पाल सही करिए, आपका 14.425 कैसे आ रहा है। हो जाएगा ना सभी का। चलिए अब सॉल्व करिए, कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा 16.05 है तो मैं क्या करूँ, मैं पूरा बता दिया, सॉल्व करके बता दिया, और क्या कर दे भैया, तुम्हारे कॉपी में तो आके नहीं लिख पाएंगे। चलिए
ये ऐसे क्वेश्चन है, हमको तो सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये आप खुद सॉल्व कर लेते। इतना इजी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे हैं, तो सम वगैरह का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हो। चलिए अब ध्यान रखिएगा, जो मेन आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन के लिए मेथड है वो कौन सा मेथड है आपका, CVR मेथड है। और CVR के लिए जो फार्मूला थिकनेस का दिया गया है, थिकनेस T, ये आपका जो मिलेगा T = √P ब्रैकेट में 1.75 अपॉन CVR माइनस 1/p पाई का पावर 1/2। तो क्या क्या चीज़ इसमें है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए अगर इसको, तो आप जो है T = हम चाहें तो √P अंदर भेज दें, √P अंदर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा 1.75 √P और डिवाइडेड बाई आपका CVR सॉरी √ का नहीं रह जाएगा, अंदर भेज रहे हो तो पावर हाफ पहले से लगा हुआ है तो सीधे वो P हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, पावर पहले से हाफ लगा हुआ है तो सीधे आपका जो है यहाँ पर P हो जाएगा माइनस P अपान स्मॉल p पाई का पावर 1/2। अब समझिएगा चीज़ों को, पहले तो लिख लेता हूँ क्या क्या चीज़ है ताकि एक कदम और आगे हम चलें। T क्या है, पेमेंट थिकनेस है, क्या है, पेमेंट थिकनेस है, और ये है आपका सेंटीमीटर में, किसमें है, सेंटीमीटर में। इसके अलावा आपका जो आपका इसमें आ रहा है P, वो है आपका लोड, लोड है किसमें लिया जाएगा, किलोग्राम में, लोड है आपका किसमें लिया जाएगा, किलोग्राम में। और स्मॉल p क्या है, टायर प्रेशर है, टायर प्रेशर है किसमें है, kg/cm² में। तो भैया अगर हम लोड में टायर प्रेशर kg/cm² से भाग देंगे तो kg में kg/cm² से अभी करेंगे, अभी तो इसको बता, अभी एक स्टेप और इसलिए गैप छोड़ा हूँ, एक स्टेप और बढ़ना है। जब kg में kg/cm² से भाग दोगे तो क्या मिलेगा बताओ जल्दी, kg में kg/cm² से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, हाँ चलो बहुत बढ़िया, इतना जानते हो तो बहुत बढ़िया है। क्या मिलेगा, सेंटीमीटर², और सेंटीमीटर² किसका यूनिट होता है, अब यूनिट पे फार्मूले पाएंगे, सेंटीमीटर² किसका यूनिट होता है, हाँ एरिया का, और एरिया को लिखा किससे जाता है, ए से, तो इसका मतलब P अपान स्मॉल p को हम A लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.75 P डिवाइडेड बाई CVR माइनस A अपान पाई का पावर हाफ। तो फिर बात आता है एरिया कौन सा है, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इसको बोला जाता है, चाहे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट समझो, चाहे कल आपको बताए थे एरिया ऑफ इम्प्रिंट, जितने एरिया पर टायर का प्रभाव रहता है, ये लिया जाएगा आपका सेंटीमीटर² में। नोट कर लीजिए ये फार्मूला आपका, जल्दी जल्दी से नोट करिए। हो गया ना, चलिए इसका अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला आपका अप्लीकेबल होगा वो CVR का मान 12% होने तक होगा, इसको नोट करके लिखिएगा। यह फार्मूला CVR का मान 12% तक होने पर ही लागू किया जाता है, तो 12% तक रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। फिर बात आता है
कि 12% से अगर ज़्यादा हो गया तब कैसे निकालोगे, 12% तक तो इसको निकाल लोगे, और 12% से ज़्यादा हो गया तो फिर आता है ग्राफ, और CVR वैल्यू और पेमेंट थिकनेस के बीच IRC ने एक ग्राफ प्रोवाइड किया है। उसी ग्राफ की सहायता से हम पेमेंट की थिकनेस निकालते हैं। तो चलिए नीचे कर दें, अभी नहीं लिख पाए, लिखो। हो गया? तो चलिए अब ग्राफ देखते हैं, नेट पे ही देख लेते हैं ग्राफ। ठीक, नेट पे ग्राफ देखा जाए तो खोलना जाए, CVR वर्सेस थिकनेस ग्राफ। ये देखिए ग्राफ आपको मिलता है। इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा ग्राफ के बारे में। क्या होगा आपका, यहाँ कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो होगा, और यहाँ पर आपका जो है डेप्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन, वही मतलब थिकनेस होगा। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिला हुआ होगा। जितना आपकी वैल्यू आएगी उसी हिसाब से आपको जो जितना आपका वैल्यू रहेगा उसी हिसाब से हम पेमेंट की थिकनेस इस ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। समझ में आई बात? 12% से अधिक होने पर यही ग्राफ आपका यूज में आना है। ग्राफ आप नेट पर जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना? नेट पे बढ़िया से ग्राफ को पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं, आपको निकालना इशू नहीं है, बस समझना था तो आपको इसलिए इसको दिखा दिया हूँ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक, वो नहीं पूछेगा, ग्राफ का नहीं पूछेगा। ग्राफ तो प्रैक्टिकल चीज़ हो गया ना, जब आप जाओगे साइड पे बनाना है रोड तब की बात है, ग्राफ से थोड़ी निकाल पाओगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि लिमिट कि 12% से अधिक होने पर ग्राफ का प्रयोग करेंगे, और 12% से कम होने पर हम जो है थिकनेस नहीं करेंगे। चलिए, अरे उतना नहीं पढ़ना है मालिक, निकालना बता दीजिए। क्या निकालना बता दे उसमें? सीधा ग्राफ, ग्राफ से वैल्यू आज तक नहीं निकाल रहे हो, ग्राफ बनाना कई बार बताए हैं, तो ग्राफ से वैल्यू ढूंढना नहीं जान पा रहे हो। चलिए उतना डिटेल आपको जानना भी नहीं, बस ग्राफ आपको दिखाए थे केवल। चलिए अब आपको समझते हैं डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना भी पड़ता है, जिसमें सबसे पहला आता है रूटिंग। फिर बात आता है क्या चीज़ होता है? रूटिंग हमें समझना है। तो जैसे आपको हमने पार्ट होल बताया हुआ था वही समझिए आपका रूटिंग है, लेकिन ये रूटिंग आपका होता है सरफेस पर गड्ढे पड़ना। तो लिखना पेमेंट के सरफेस पर गड्ढे पड़ना ही रूटिंग कहलाता है।
रूट भी बोल देते हैं, नहीं तो रूटिंग ना आए, रूट आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा। रूट भी बोलते हैं। कैसे गड्ढे पड़ना, जैसे आपका देखो यार एक चीज़ है कि आप पेमेंट बनाए, रोलर वगैरह चलाना है, बहुत अच्छा बनाए, बहुत स्मूथो नहीं बना सकते हो, कई जगह गड्ढे हो सकते हैं। अगर गड्ढे एक लिमिट में हों तो हमारे लिए बेटर हैं, लेकिन एक लिमिट से अगर गड्ढे ज़्यादा होंगे तो फिर माना जाता है फिर आपका रोड यूज करने लायक नहीं है। तो लिमिट हमें समझना है कि लिमिट कितनी है। तो रूटिंग का जो लिमिट होता है वो 20 mm होता है, ध्यान रखिएगा कितना होता है 20 mm। अगर 20 mm तक उसमें गड्ढे पड़ जाए, 20 mm कहा जाए चाहे 2 सेंटीमीटर कहा जाए, तो अगर 20 mm तक गड्ढे पड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा यूज करने लायक है। लेकिन अगर 20 mm से गड्ढे अधिक हो जाएगा तो वह आपका यूज करने लायक नहीं होगा। इतना बात समझ में आई। दूसरा आपका इसी में आता है फैटिग क्रैकिंग। फैटिग क्रैकिंग के कारण क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। फैटिग क्रैकिंग का कारण क्या है एक्चुअली में। अच्छा चलो बताओ, बिटुमिन कई बार पूछा हूँ लेकिन फिर पूछ रहा हूँ, बिटुमिन और एग्रीगेट के बीच कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, बताइए उस आकर्षण बल का नाम क्या है। लीक भी कह सकते हैं इसे, क्यों कहोगे भैया, टेक्निकल टर्म कहता है कि रूटिंग बोलो और तुम करो लीक भी कह सकते हैं। तो अपने हिसाब से घरेलू नाम दे दो, टमी उमी दे दो, हाँ कब हम टमी बोलेंगे इसको, हमको बहुत प्यारा है। जो टेक्निकल टर्म है उसी में बात किया करिए। अडेशन, बहुत बढ़िया, अडेशन। अब बात आती है अगर अडेशन रहेगा तो अडेशन रहेगा तो आपके बिटुमिन एग्रीगेट को एकदम पकड़ के रखेंगे। लेकिन अगर अडेशन कमज़ोर होने लगा, अडेशन कमज़ोर होने लगा तो फिर क्या होगा भैया, क्या होगा, क्या होगा सरफेस में अडेशन कमज़ोर पड़ना, क्या होगा जल्दी बताइए। अडेशन कमज़ोर होने लगा तो क्या होगा, क्रैक्स पड़ने लगेंगे। अगर अडेशन कमज़ोर होने लगा तो ये जो है छोड़ने लगेंगे, छोड़ने लगेंगे तो आपका क्रैक्स पड़ने लगेगा। और ये क्रैक्स कुछ इस प्रकार से पड़ता है, क्रोकोडाइल देखे हो मगरमच्छ, जैसे मगरमच्छ के बने होते हैं निशान, धारी बनी होती है, वैसे इसमें भी आपका जो है निशान बने हुए होते हैं इस तरीके से। इसीलिए इसको बोला जाता है क्रोकोडाइल क्रैकिंग, ये भी जानिएगा इसका नाम दूसरा भी बोला जाता है क्रोकोडाइल क्रैकिंग। क्रोकोडाइल क्रैकिंग, क्रोकोडाइल क्रैकिंग के नाम से जाना जाता है। अब फिर बात आता है कि क्रैक जो आपके डेवलप हुए हैं, ये जो क्रैक डेवलप हुए हैं वो उस सरफेस एरिया में कितना हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका मान उस सरफेस एरिया के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिएगा कि वो जो आपका क्रैक्स पड़े हुए हैं उस एरिया में, उस सरफेस एरिया के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आई। इतना बात क्लियर हुआ। कुल लिख लो, फैटिग क्रैकिंग का मान सरफेस एरिया के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, बस। और क्या लिखोगे। चलिए अब हमें समझना है कि भैया हम जब रोड बनाते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट वाला तो हमें क्या करना पड़ता है, रोलिंग। और रोलिंग करता है रोलिंग करना पड़ता है तो हमें जो है रोलिंग करने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो हम समझते हैं मेथड ऑफ रोलिंग। मेथड ऑफ रोलिंग, रोलिंग किसकी सहायता से करते हैं, रोलर की सहायता से करते हैं। और रोलर की सहायता से करते हैं। रोलर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शीप फुट रोलर, शीप फुट रोलर,
और दूसरा प्रयोग करते हैं ड्रम रोलर। चलिए दोनों चीज़ें देख लिया जाए जल्दी से, सीप फुट रोलर को और ड्रम रोलर को। सीप फुट रोलर, सीप फुट रोलर ये दिख रहा है, चलो इसको ले ले। ये दिख रहा है। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात है जो इसके गोटियां बनी हुई हैं। इससे क्या होता है, ये जो गोटियां बनी हुई हैं ये पकड़ बनाने में काम करता है। अब पकड़ बनाने की आवश्यकता हमारे लिए कहाँ है? पकड़ बनाने की आवश्यकता हमारे लिए है सॉइल सबग्रेड में। सॉइल सबग्रेड में हमें पकड़ बनाना पड़ता है, रोलिंग भी हो जाए और ये आपका फिसलने न पाए, ये पकड़ बना के चले। तो ये इसमें जो है हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग हम करेंगे, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सीप फुट रोलर का इसका प्रयोग करेंगे सॉइल सबग्रेड के लिए। तो सॉइल सबग्रेड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीप फुट रोलर का। सीप फुट रोलर का, हाँ क्लेई सॉइल में उसके लिए भी, कॉम्पैक्शन के लिए उसका प्रयोग, तो सॉइल की भाषा में आप बोल रहे हो कि क्लेई सॉइल होगा तो उसका कॉम्पैक्शन के लिए आप उसका प्रयोग करते हो। तो यहाँ हमारे लिए सॉइल सबग्रेड वही चीज़, सॉइल सबग्रेड के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? सीप फुट रोलर का। और ड्रम रोलर जो जनरली आप देखते हो, जो आपको रोड पर अक्सर नज़र आ जाता है पेमेंट के ऊपर चलते समय, वही आपका जो है होता है ड्रम। और ड्रम रोलर अन्य लेयर के लिए हम प्रयोग करते हैं ड्रम रोलर। अन्य लेयर जो भी हमारे पास हैं, चाहे वो आपका सब बेस हो, चाहे बेस हो, चाहे बियरिंग कोर्स हो, चाहे आपका उसके बाद हमें सरफेस पेंटिंग करना हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ड्रम रोलर। बात आता है कि जो हम रोलिंग करेंगे और जो रोलर हमें प्रयोग करना है, कितना भारी प्रयोग करना है, तो प्रयोग करना होता है 3 से 10 टन भार का। कितने भार का? 3 से 10 टन भार का। 3 से 10 टन भार का रोलर हमें प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अब फिर बात आती है कि रोलिंग कैसे किया जाए। रोलिंग कैसे किया जाए मतलब, ये हमारे पास मान लो रोड है, ये हमारे पास रोड है, और रोड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैम्बर। चलो जल्दी से बताओ कैम्बर क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाए आप लोगों का। कैम्बर क्या होता है? कैम्बर क्या होता है? किनारे की अपेक्षा सेंटर की जो राइजिंग होती है, किनारे की अपेक्षा जो सेंटर की राइजिंग होती है, वही आपका कहलाता है कैम्बर। अगर हम सेक्शन के बारे में बात करें तो इस तरीके से आपका सेंटर में कुछ उठा हुआ रहेगा, इसी को बोला जाता है आपका कैम्बर। अब ध्यान दीजिएगा भैया कि जब रोलर आप चलाओगे, तो रोलर चलाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ मटेरियल खिसकेंगे ज़रूर, कुछ मटेरियल खिसकेंगे ज़रूर। तो रोलिंग कैसे करें? चलिए आप भी पूछ लेता हूँ मैं, रोलिंग कैसे करें? कुछ मटेरियल खिसकेंगे ज़रूर, तो रोलिंग कैसे करें? इनवर्ड, इनवर्ड का, हाँ किनारे से बीच की तरफ, कॉर्नर से बीच की तरफ। यहाँ से अगर सेंटर पोर्शन हम दिखाएं तो हम पहले क्या काम करेंगे, यहाँ से रोलिंग करते हुए आएंगे, यहाँ तक रोलिंग करेंगे, फिर इधर से भी आपका रोलिंग करते हुए आएंगे और फिर इधर पहुँचेंगे। यहाँ से कहानी ध्यान दीजिएगा, कहानी शुरू होगी यहाँ से यहाँ और कहानी शुरू होगी
और कहानी शुरू होगी यहाँ से यहाँ। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कर गए तो इसकी अपेक्षा ये पोर्शन उठ जाएगा और इसकी अपेक्षा ये पोर्शन उठ जाएगा। तो कहाँ कैम्बर बनाना था, अब कहाँ बन जाएगा सुपर एलिवेशन। तो क्या बन जाएगा सुपर एलिवेशन। तो इतना चीज़ समझ में आया। तो अब और चीज़ समझते हैं कि इसका स्पीड कितना रखा जाए रोलर का। तो रोलर का जो स्पीड रखा जाता है वो रखा जाता है 30 मीटर पर मिनट। कितना रखा जाता है 30 मीटर पर मिनट। मतलब वह 1 मिनट में केवल 30 मीटर उसको चलना है। और क्या ध्यान देना है कि भैया रोड तो कितना भी चौड़ी हो सकती है, रोलर तो हमारा लिमिट में है उसका जो पहिया है। तो अगर हमें पहिया ध्यान देना है तो पहिया आपका पता चला कि रोलर का पहली बार जब रोलिंग आप किए तो जो उसका पहिया है वो पहिया आपका ऐसे गया, पहिया आपका ऐसे गया। इस लेन यहाँ जो हम बोल रहे हैं वो पहिए के लंबाई के बराबर है। ये आपका इसी तरीके से इसी में हमको कैम्बर को ज्वाइंट कैसे करें। कैम्बर ज्वाइंट किया जाता है बैल कि नेचुरली बनाया जाता है, अभी बता रहे हैं उसके बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसी में जो है रोलिंग करना है और रोलिंग करते समय ध्यान ऐसा नहीं कि एक बार चलेगा काम हो जाएगा। एक ही लेन में कम से कम 4-5 बार, ध्यान दीजिए, एक ही लेन में कम से कम 4-5 बार रोलर को आगे पीछे करना है और फिर अगले लेन में शिफ्ट कर देना है। और फिर अगले लेन में शिफ्ट करोगे भैया तो ऐसा नहीं है कि अगला लेन डायरेक्ट ले आकर के आप जो अगला लेन शिफ्ट करोगे, ऐसा नहीं करना है किधर बना देना है अगला लेन ना। इसका आधा पोर्शन अभी यहीं रहना है। आधा पोर्शन क्यों यहीं रहना है, क्योंकि अगर ऐसा कर दोगे रोलिंग तो जो पीली लाइन आपको दिखाए हैं यहाँ मटेरियल उभरा हुआ आ जाएगा। यहाँ चलाए और फिर यहाँ चला दोगे तो ये मटेरियल उभरा हुआ आ जाएगा। इसीलिए इसका भी कॉन्सेप्ट है कि अगले लेन में शिफ्ट करते समय रोलर पहले जो है आधा लेन इसमें रहेगा और आधा लेन इसमें रहेगा। फिर यही प्रक्रिया आगे चलेगी किनारे से सेंटर के तरफ। जब सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो रोलर लेके हम इधर आएंगे। फिर यहाँ से वही काम करते 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 हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि किनारे से सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ मटेरियल सेंटर की तरफ शिफ्ट भी हुए होंगे, चाहे इधर से और चाहे इधर से। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आपका जो है पता चल रहा है, एक कैम्बर का निर्माण ये भी कर दे भाई, मटेरियल शिफ्ट होंगे तो सेंटर अपने आप राइजिंग हो जाएगा। और कैम्बर हमारे लिए जितना फायदेमंद है उतने नुकसानदायी है। क्यों? ऐसे रोड बना दोगे भाई, ऐसा अगर रोड बना दोगे, ऐसे रोड बना दोगे, गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? हमें रोड बनाते समय ये भी ध्यान देना है कि कैम्बर का मान बहुत ज़्यादा भी ना होने पाए। ऐसे रोड बना के चल रहे हो तो गाड़ियाँ तो पलट जाएंगी, तो हमारा तो सब व्यर्थ हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये कैम्बर कुछ दे रहा है तो जब हमें रिक्वायर्ड कैम्बर है, अब रिक्वायर्ड कैम्बर कैसे बनाएंगे? रोलिंग करने से पहले जब मटेरियल को बिछाया जाता है, नेटवर्क रहा था और हुआ नोट कर दो। ठीक है ठीक है हम क्लास हम लेते हैं, हम काम करें। चला तो समझते हैं। अब क्या है कि आपका जो है यहाँ से अब बातों को समझिएगा
कैसे हमें करना होता है कि जो मटेरियल हम बिछाएंगे वो मटेरियल को, जो हमें एग्रीगेट बिछाना है, एग्रीगेट को हम कैम्बर बनाते हुए लेकर के आज मटेरियल बिछाएंगे, उसी समय हम जो है इसी तरीके से बिछाते हुए लेके आएंगे ताकि वो सेंटर पर आपका जो है उठा हुआ रहे। अब उठा हुआ रहे तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उठा हुआ रहे हम सेंटर पे और ये भी उठा रहा है। अगर हमें सपोज करिए कि 4% कैम्बर चाहिए, कितना चाहिए, 4% कैम्बर चाहिए, तो क्या इसको 4% के बराबर बनाएं या 4% से कम बनाएं या 4% ज़्यादा? जो मटेरियल बिछा रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ, अभी रोलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बताओ इसको 4% से कम बनाएं कि 4% से ज़्यादा बनाएं? या मैक्सिमम लोगों का सही है, इसको क्या करें, कम बनाएं। कम क्यों बनाएं? क्योंकि रोलिंग करने के बाद जो कमी होगी वो रोलर आपका पूरा कर देगा और जो हमारा रिक्वायर्ड कैम्बर होगा वो रिक्वायर्ड कैम्बर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको भी नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि जो हम ग्रेवल की पैकिंग करते समय कैम्बर देंगे उसका मान रिक्वायर्ड कैम्बर के मान से कम रखते हैं। नोट करके मैं खुद ही लिखवा दे रहा हूँ, इसको नोट करके लिख देंगे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। नोट करके लिखिएगा ग्रेवल की पैकिंग करते समय इसके कैम्बर का मान रिक्वायर्ड कैम्बर से कम रखते हैं, रिक्वायर्ड कैम्बर से कम रखते हैं। इतना बात समझ में आया? इतना बात सभी का क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। चलिए इतना चीज़ क्लियर हो गया तो आगे समझते हैं। अब इसमें दो चीज़ें और समझना है। एक टर्म आता है प्राइमरी कोट और एक आता है टैग कोट। दोनों बहुत मिलते जुलते सिमिलर चीज़ें हैं और बहुत खास इनमें अंतर भी नहीं है, बस नाम रख दिया गया है। प्राइमरी कोट होता क्या है, दो लेयर के बीच बॉन्ड बनाने के लिए, दो लेयर के बीच बॉन्ड बनाने के लिए बिटुमिन की एक लेयर या एक कोट जो डाला जाता है, एक लेयर डाल दिया जाता है। यही जो लेयर डाला जाता है वही आपका कहलाता है प्राइमरी कोट। बिटवीन के रोड के जो दो लेयर हैं उनके बीच बॉन्ड बनाने के लिए बिटवीन का एक लेयर डाल दिया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कोट। और वही सेम चीज़, ध्यान दीजिएगा, वही सेम चीज़ आपका टैग कोट भी है। जो परिभाषा वो है वही परिभाषा टैग कोट की भी है। फिर बात आती है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि प्राइमरी कोट का प्रयोग नए और पुराने दोनों सरफेस के लिए किया जा सकता है। किसका? प्राइमरी कोट का प्रयोग नए और पुराने दोनों सरफेस के लिए किया जा सकता है, लेकिन टैग कोट का प्रयोग केवल ओल्ड सरफेस के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग नए और पुराने दोनों के लिए किया जाता है, जबकि टैग कोट का प्रयोग ओल्ड सरफेस के लिए ही किया जाता है। और एक चीज़ और अंतर है कि इसकी थिकनेस जो है अधिक होती है। कितनी होती है ये सब डिफाइन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और इसकी थिकनेस कम होती, कितनी कम होती है भी डिफाइन नहीं है। लेकिन ये अंतर है
कि प्राइमरी कोट जो है आपका ज़्यादा थिकनेस में दिया जाता है और आपका टैग कोट कम थिकनेस में दिया जाएगा। आपको रोड में जो बनते समय आपको कुछ नहीं समझ में आएगा प्राइमरी कोट डाला जा रहा है कि टैग कोट। जनरल चीज़ जानिए, अगर नया रोड पे डाला गया होगा तो प्राइमरी कोट डाला गया होगा और ओल्ड सरफेस जब आपको रिपेयर वाला काम चला वहाँ डाला जाता है तो सीधा समझिए टैग कोट है। बस इतना अंतर समझे रहिएगा। क्लियर हुआ है चीज़? यहाँ तक आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट खत्म हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात? इसी पे बंद भी कर दिया जाए। नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे रिजिड पेमेंट के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।